Hi everyone, आई एम सागर सैनी, पोस्ट ग्रेजुएटेड MBA फाइनेंस। मोस्ट वेलकम आप सभी का मेरी इस वीडियो पे। आज की इस वीडियो में मैं आपको मैनेजमेंट अकाउंटिंग के टॉपिक्स को डिस्कस करूंगा, तो बने रहिए मेरे साथ इसी वीडियो में। मैनेजमेंट अकाउंटिंग का मीनिंग क्या है? इसमें जो अकाउंटिंग हम मैनेजर के लिए करते हैं उसको मैनेजमेंट अकाउंटिंग कहते हैं। इसमें हम क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों इंफॉर्मेशन को वेरियस सोर्सेज से कलेक्ट कर सकते हैं, जैसे फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, टैक्स अकाउंटिंग, ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग एक्सेट्रा। इन सभी सोर्सेज से हम इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर सकते हैं। इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद हम इम्पोर्टेंट चीज़ों को सिलेक्ट करेंगे और फिर टूल्स और टेक्निक की हेल्प से इंफॉर्मेशन को एनालाइज करेंगे और फिर उस इंफॉर्मेशन की रिपोर्ट बनाकर हमें मैनेजमेंट को दे देनी है, ताकि मैनेजमेंट उसकी हेल्प से डिसीजन ले सके। उसके बाद स्कोप ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग, इसमें सबसे पहला है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग होती है वो हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए कंपलसरी होती है और फाइनेंशियल अकाउंटिंग हिस्टोरिकल डाटा के साथ डील करती है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट भी बनाती है। ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो डाटा प्रोवाइड करती है, जिसके बेसिस पर मैनेजमेंट इन डाटा को एनालाइज और इंटरप्रेट करता है। उसके बाद कॉस्ट अकाउंटिंग, इसमें अगर हम कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करते हैं तो उसकी टोटल कॉस्ट और पर यूनिट कॉस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं, और इसके अंदर बहुत सारे एनालिटिकल टूल्स होते हैं, जैसे वेरिएबल कॉस्टिंग, मार्जिनल कॉस्टिंग और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। इन सभी के अंदर जितनी भी बिजनेस एक्टिविटीज़ हैं उन सभी को मैनेजमेंट अकाउंटिंग यूज कर सकता है। उसके बाद टूल्स एंड टेक्निक्स ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस, इसमें जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उनके डाटा को एनालाइज किया जाता है ताकि कंपनी की फ्यूचर प्लानिंग और उसकी परफॉर्मेंस को सही शब्दों में समझा जा सके। तो इसमें मैनेजमेंट अकाउंटिंग इन टूल्स की हेल्प से फाइनेंशियल एनालिसिस करता है। उसके बाद बजटिंग एंड फोरकास्टिंग, इसमें मैनेजमेंट अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं जिसके बेसिस पर मैनेजमेंट फ्यूचर के लिए बजट प्रोवाइड कर सके। बजटरी कंट्रोल के अंदर जो वेरियस बजट बनते हैं और एक्चुअल का बजट के साथ कंपैरिजन किया जाता है, इसके बेसिस पर देखा जाता है कि कैसे हम कंट्रोल को एक्सरसाइज कर सकते हैं। उसके बाद इन्वेंट्री कंट्रोल, इसमें जहाँ पर हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं वहाँ पर बहुत सारा स्टॉक हम अपने पास रखते हैं। ना तो हमारे पास ओवर स्टॉक होना चाहिए और ना ही अंडर स्टॉक होना चाहिए। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर इन्वेंट्री को मैनेज किया जाता है कि कितना हमने मैक्सिमम लेवल रखना है और कितना मिनिमम लेवल रखना है, कितना ऑर्डर करना है और किस लेवल पर री ऑर्डर करना है। तो इन्वेंट्री कंट्रोल के अंदर मैनेजमेंट में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है कि किस तरह से हम अपनी इन्वेंट्री को कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद टैक्सेशन, इसमें जो भी टैक्स एप्लीकेबल है उसके बेसिस पर हम टैक्स लाइबिलिटी को कैलकुलेट करते हैं और टैक्सेस को अप्रोप्रिएट टाइम पर पे करते हैं। इसमें वेरियस फाइल की रिटर्न करते हैं और टैक्सेस की प्लानिंग करते हैं। उसके बाद इंटरनल ऑडिट, इसमें जो हमारा इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है वो कितनी एफिशिएंसी के साथ काम कर रहा है। इसमें इंटरनली जो भी काम होता है, जिन मेथड की हेल्प से काम होता है, वो सभी मैनेजमेंट अकाउंटिंग में आते हैं। उसके बाद स्टैटिकल एंड क्वांटिटेटिव टेक्निक, इसमें कुछ स्टैटिकल और क्वांटिटेटिव टेक्निक अप्लाई की जाती है जिसके बेसिस पे डाटा का एनालाइज होता है, उसकी रिपोर्ट बनती है और फिर उस रिपोर्ट को मैनेजमेंट को प्रेजेंट किया जाता है। उसके बाद इंटरनल रिपोर्टिंग, इसमें मैनेजमेंट को ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इंफॉर्मेशन गैदर करके उसकी प्रोसेसिंग करके उसकी स्टडी करनी है और उसके बेसिस पर मैनेजमेंट को जो इंफॉर्मेशन चाहिए होती है वो इंफॉर्मेशन भी मैनेजमेंट अकाउंटिंग इसमें प्रोवाइड करती है। उसके बाद ऑफिस सर्विसेज, मैनेजमेंट अकाउंटिंग प्रोसेसिंग के अंदर ऑफिस की कई सर्विसेज को यूज करता है। तो इसके अंदर बहुत सारे टूल्स आ जाते हैं जो मैनेजमेंट को सही डिसीजन लेने में हेल्प करता है और मैनेजमेंट की प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी को भी बूस्ट करता है। उसके बाद रोल ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग, जिसमें पहला रोल है सिस्टेमेटिक प्लानिंग। इसमें जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है वो मैनेजमेंट की इफेक्टिव प्लानिंग में हेल्प करता है और यह डिसीजन मेकिंग में भी हेल्प करता है। यह प्रॉपर टाइम और सिस्टेमेटिक वे में मैनेजमेंट को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। इसमें जो टेक्निक है वो भी फ्यूचर फोरकास्टिंग में हेल्प करती है। उसके बाद हेल्पफुल इन मैनेजरियल कंट्रोल, इसमें जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है वो वेरियस टेक्निक्स की हेल्प से मैनेजरियल कंट्रोल को फैसिलिटेट करता है। इसमें जितनी भी एक्चुअल परफॉर्मेंस है
उनको हम स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस के साथ कंपेयर करते हैं। अगर एक्चुअल और स्टैंडर्ड में डिफरेंस पाए जाते हैं तो हम एफर्ट्स लगाते हैं ताकि उन डेविएशन को हम कम कर सकें। तो इसमें एफर्ट्स लगाते हैं ताकि उन डेविएशन को हम कर सकें। उसके बाद मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी, इसमें मैनेजमेंट को अनेबल करता है ताकि मैनेजमेंट ईच एंड एवरी डिपार्टमेंट की परफॉर्मेंस को मेजर कर सके। जब मैनेजमेंट उन सभी डिपार्टमेंट की परफॉर्मेंस चेक कर देता है तो मैनेजमेंट बाद में उन्हीं डिपार्टमेंट को कंटिन्यू करता है जो उनके लिए प्रॉफिटेबल है, और मैनेजमेंट उन डिपार्टमेंट को क्लोज भी कर सकता है जिनसे उसको कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा है। उसके बाद इंक्रीज इन एफिशिएंसी, इसमें जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है वो टारगेट फिक्स करने में हेल्प करता है और ये इंश्योर करता है कि उनका जो कम्युनिकेशन है वो अच्छा है। इससे हमें ये हेल्प मिलती है कि हमारे मैनेजमेंट में जो एफिशिएंसी है वो इंक्रीज़ होती है। उसके बाद इस्टेब्लिशमेंट ऑफ कोऑर्डिनेशन, इसमें कोऑर्डिनेशन होना बहुत ज़रूरी है। सभी डिपार्टमेंट में एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करके चले ताकि हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव अचीव हो पाए। इसमें मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम को मैनेजमेंट अकाउंटिंग द्वारा अडॉप्ट किया जाता है जिसके द्वारा सही इंफॉर्मेशन सही समय पर सही व्यक्ति तक पहुंच जाए। उसके बाद कस्टमर सेटिस्फेक्शन, मैनेजमेंट अकाउंटिंग में जो कॉस्ट कंट्रोल डिवाइस है वो हेल्प करते हैं प्राइस को रिड्यूस करने में। जब प्राइस रिड्यूस होगा तो कस्टमर भी सेटिस्फाई होगा। इसमें हमें क्वालिटी के स्टैंडर्ड्स भी पहले से ही डिटरमाइन करके चलने पड़ते हैं ताकि जो मैनेजमेंट है वो श्योर हो पाए कि उसके जो प्रोडक्ट की क्वालिटी है वो अच्छी है। हर कस्टमर यही चाहता है कि उसे कम प्राइस पे गुड क्वालिटी प्रोडक्ट मिले। उसके बाद सेफगार्ड अगेंस्ट चेंजिंग सिचुएशन, इसमें जो बिजनेस एनवायरनमेंट है वो हर जगह लागू होता है। अगर बिजनेस एनवायरनमेंट में कोई चेंज आ रहा है तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग उस पर नज़र रखता है। इसमें बिजनेस एनवायरनमेंट जो है वो गवर्नमेंट पॉलिसी, चेंज इन टेक्नोलॉजी, चेंज इन प्राइस द्वारा चेंज हो सकता है। इन सभी इंफॉर्मेशन को मैनेजमेंट को बता दिया जाता है ताकि वो सही टाइम पर सही एक्शन ले सके। उसके बाद इवैल्यूएशन ऑफ वर्क परफॉर्मेंस, इसमें मैनेजमेंट अकाउंटिंग सभी डिपार्टमेंट और होल ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस अप्रेजल में हेल्प करता है। इसमें अगर आपको कुछ स्टैंडर्ड सेट करने हैं तो आप बजटरी कंट्रोल और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग की टेक्निक को यूज कर सकते हैं। उसके बाद फंक्शन एंड पोजीशन ऑफ कंट्रोलर, इसमें सबसे पहले है प्लानिंग एंड बजटिंग। इसमें कंट्रोलर जो है वो प्लानिंग करते हैं कि पर्टिकुलर जगह पर कितना अमाउंट खर्च किया जाएगा, फिर उसके लिए वो बजट बनाते हैं। सबसे पहले तो ये प्लान बनाते हैं बिजनेस में कि क्या काम होगा, फिर उस काम से जो खर्चा होगा वो उसका बजट बनाते हैं। उसके बाद फाइनेंशियल अकाउंटिंग, इसमें जो ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं उससे पता चलता है कि कितना ग्रॉस प्रॉफिट हुआ है और कितना नेट प्रॉफिट हुआ है, और बैलेंस शीट की जो एसेट एंड लायबिलिटीज़ है वो इक्वल है या नहीं है। इसलिए हम इसमें फाइनेंशियल अकाउंटिंग का भी यूज करते हैं। उसके बाद कॉस्ट अकाउंटिंग, इसमें जो भी प्रोडक्शन का काम हो रहा है उस पर जो कॉस्ट आ रही है वो ज़्यादा है या कम है। अगर किसी प्रोडक्शन पे बहुत ज़्यादा अमाउंट खर्च किया जा रहा है तो उस पे ये कंट्रोल करते हैं। उसके बाद डाटा प्रोसेसिंग, हर चीज़ अपना डाटा होता है। उसके बाद डाटा प्रोसेसिंग, हर चीज़ का अपना डाटा होता है, जैसे कहाँ से कौन सी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है। अगर कलेक्शन ऑफ डाटा का सोर्स सही है तो अच्छी बात है, अगर गलत है और इससे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में कुछ चीज़ें गलत हो रही हैं तो ये उसको कंट्रोल करने का काम करते हैं। उसके बाद इंटरनल ऑडिटिंग, इसमें ये चेक करते हैं कि जो बुक ऑफ अकाउंट है उसमें रूल्स और रेगुलेशन फॉलो किए गए हैं या नहीं, और अकाउंट प्रिपेयर किया गया है या नहीं, तभी वो जान पाएंगे कि क्या सही है और क्या नहीं, फिर वो उस पर कंट्रोल कर पाएंगे। उसके बाद एनुअल रिपोर्ट, इसमें उनको एनुअल रिपोर्ट प्रेजेंट करनी होती है। इससे गवर्नमेंट की भी हेल्प हो पाती है और गवर्नमेंट जान पाती है कि हमारी कंट्री का ये बिजनेस है किस तरीके से ग्रो कर रहा है,
उसकी एसेट और लाइबिलिटी कितनी है और प्रॉफिट किस तरीके से अर्न करते हैं। तो इनको एक प्रॉपर एनुअल रिपोर्ट प्रिपेयर करनी होती है जिससे हर किसी को हेल्प हो सके। उसके बाद इंफॉर्मेशन टू गवर्नमेंट, इसमें जैसे हम कंपनी का शेयर खरीदना चाहते हैं तो सबसे पहले हम उसकी एनुअल रिपोर्ट देखते हैं और ये भी देखते हैं कि कहाँ पर उन्होंने कितना अमाउंट इन्वेस्ट कर रखा है। ये सब देखने के बाद हम इन्वेस्ट करते हैं। इसमें अगर इनको गवर्नमेंट की हेल्प चाहिए तो उनको इन्फॉर्म करना पड़ेगा क्योंकि ये हर चीज़ को कंट्रोल करते हैं। जब इनको चीज़ें सही तरीके से पता होगी तभी ये जान पाएंगे कि कहाँ पर कितना अमाउंट हमें यूज करना है। उसके बाद डिफरेंस बिटवीन फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग में क्या डिफरेंस है। सबसे पहले इसमें फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जो मीनिंग है, इसमें जितने भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होते हैं उन्हें समराइज करता है, एनालाइज करता है और जितने भी इंटरनल या एक्सटर्नल यूजर हैं उन्हें रिपोर्ट करता है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग में जो मीनिंग है, इसमें फाइनेंशियल अकाउंटिंग से जो स्टेटमेंट निकल कर आती है वो सभी बिजनेस में फाइनेंशियल पोजीशन शो करती है। इन स्टेटमेंट की मदद से मैनेजर को डिसीजन लेने में हेल्प होती है। तो जो यही है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। उसके बाद फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जो कॉस्ट है वो, इसमें प्लांट एंड मशीनरी हमने जिस कॉस्ट पर ख़रीदी है उसी कॉस्ट को हम अकाउंट में शो करते हैं, तो ये हिस्टोरिकल कॉस्ट पे बेस्ड है। उसके बाद मैनेजमेंट अकाउंटिंग में जो कॉस्ट है वो, इसमें ये क्या बजट बनाएगा और क्या डिसीजन लेगा सभी को एनालाइज करेगा, तो ये फ्यूचर कॉस्ट पे बेस्ड है। उसके बाद फाइनेंशियल अकाउंटिंग में यूजर्स है जो, इसमें ये इंटरनल और एक्सटर्नल यूज़र दोनों को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। मैनेजमेंट अकाउंटिंग में जो यूजर्स है वो, इसमें ये सिर्फ इंटरनल यूज़र को इंफॉर्मेशन करते हैं, प्रोवाइड करते हैं। ये सिर्फ इसमें ये इंटरनल यूज़र को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जो रूल्स है वो, इसमें रूल्स ऑफ जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल को फॉलो किया गया है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग में जो रूल्स है जो, इसमें कोई भी फिक्स्ड रूल नहीं है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जो रिपोर्ट है वो, इसमें सिर्फ फाइनेंशियल एस्पेक्ट पर ही ध्यान दिया जाता है। उसके बाद मैनेजमेंट अकाउंटिंग में जो रिपोर्ट है वो, इसमें फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल एस्पेक्ट दोनों चीज़ों पर ध्यान दिया जाता है। उसके बाद फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जो टाइम स्पैन है वो, इसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एक फिक्स्ड पीरियड के लिए प्रिपेयर किया जाता है। और जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग में टाइम स्पैन है वो, इसमें कोई ड्यूरेशन फिक्स्ड नहीं है। या मैनेजमेंट को जब भी मीटिंग बुलाने की ज़रूरत पड़ गई वो तभी शुरू कर सकते हैं। उसके बाद फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जो ऑब्जेक्टिव है वो, इसमें पीरियोडिक रिपोर्ट को क्रिएट किया जाता है। उसके बाद मैनेजमेंट अकाउंटिंग में जो ऑब्जेक्टिव है वो, ये इंटरनल मैनेजमेंट को प्लानिंग और डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है और उन्हें डिटेल्ड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है ताकि ये वेरियस मैटर पर डिसीजन ले सके। उसके बाद फाइनेंशियल अकाउंटिंग में पब्लिशिंग एंड ऑडिटिंग, इसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ऑडिटर के थ्रू ही ऑडिट किया जाता है, जो कि कंपनी के स्टेटमेंट को ऑडिट कराना ज़रूरी होता है। उसके बाद मैनेजमेंट अकाउंटिंग में पब्लिशिंग एंड ऑडिटिंग, इसमें कोई भी इंफॉर्मेशन ऑडिट नहीं की जाती, ये इंफॉर्मेशन इंटरनल यूज़र के लिए होती है। उसके बाद फाइनेंशियल अकाउंटिंग में फॉर्मेट, इसका परफॉर्मा स्पेसिफाइड होता है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग में जो फॉर्मेट है वो, इसका परफॉर्मा स्पेसिफाइड नहीं होता। उसके बाद फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जो आउटपुट है वो, इसमें फाइनेंशियल अकाउंटिंग का जो रिजल्ट है वो प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट, बैलेंस शीट और कैश फ्लो स्टेटमेंट की फॉर्म में निकल कर आता है। यही सब बताते हैं कि हमारे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी चल रही है। उसके बाद मैनेजमेंट अकाउंटिंग का जो आउटपुट है वो, इसमें जो वीकली, मंथली और ईयरली रिपोर्ट आती है उसका वे एनालिसिस लगाते हैं कि मैनेजमेंट किस वे में चल रहा है और कितना प्रॉफिट और लॉस उनको हो रहा है। उसके बाद फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट, इसमें बिजनेस के अंदर जो चीज़ें होती हैं, एक शॉर्ट रन और दूसरा लॉन्ग रन। अगर आपका बिजनेस छोटे समय के लिए है जहाँ पर आप सारी चीज़ें चेंज नहीं कर सकते, आप बिल्डिंग, मशीनरी और फर्नीचर को चेंज नहीं कर सकते, लेकिन आप रॉ मटेरियल को चेंज कर सकते हो, तो उसको हम शॉर्ट रन कहते हैं। शॉर्ट रन कॉस्ट में कुछ फैक्टर फिक्स्ड है और कुछ वेरिएबल है। इसमें शॉर्ट रन कॉस्ट के दो कंपोनेंट हैं, एक तो फिक्स्ड कॉस्ट और दूसरा वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट क्या है, इसमें कोई भी खर्चा जो तुम्हें करना ही करना है और वो प्रोडक्शन पे डिपेंड नहीं करता, चाहे प्रोडक्शन हो या ना हो, तुम्हें ये खर्चा करना ही पड़ेगा। ऐसे कॉस्ट को हम फिक्स्ड कॉस्ट बोलते हैं। इसमें आउटपुट इंक्रीज हो या डिक्रीज हो,
इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फिक्स्ड कॉस्ट हमेशा फिक्स्ड रहता है। इसमें अगर आउटपुट ज़ीरो है तो फिक्स्ड कॉस्ट सेम रहेगी। उसके बाद वेरिएबल कॉस्ट क्या है, ये प्रोडक्शन पे डिपेंड करता है। प्रोडक्शन जितना बढ़ता जाएगा वेरिएबल कॉस्ट भी उतनी ही बढ़ती चली जाएगी। अगर प्रोडक्शन कम होगा तो वेरिएबल कॉस्ट भी कम हो जाएगा। इसमें अगर आउटपुट ज़ीरो है तो वेरिएबल कॉस्ट भी ज़ीरो होगा। उसके बाद इसके कुछ एजम्पशंस भी है फिक्स्ड कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट की एजम्पशंस, जिसमें सबसे पहले है टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कांस्टेंट होता है क्योंकि यह एक्स एक्सिस के पैरेलल है। उसके बाद टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कभी भी ज़ीरो नहीं होता क्योंकि ये ओरिजिन के अबव ड्रॉ होता है। उसके बाद टोटल कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट के बीच में जो वर्टिकल डिस्टेंस है वो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है। उसके बाद टोटल कॉस्ट जो है वो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट का सम है। टोटल वेरिएबल कॉस्ट ज़ीरो हो सकता है लेकिन टोटल फिक्स्ड कॉस्ट और टोटल कॉस्ट ज़ीरो नहीं हो सकता। उसके बाद ज़ीरो लेवल ऑफ आउटपुट पर टोटल कॉस्ट इक्वल होता है टोटल फिक्स्ड कॉस्ट के, क्योंकि इस लेवल पर टोटल वेरिएबल कॉस्ट ज़ीरो होता है। उसके बाद एब्जॉर्प्शन और वेरिएबल कॉस्टिंग। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग क्या है, इसमें प्रोडक्शन कॉस्ट में हम डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, वेरिएबल ओवरहेड एंड फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट को ऐड करते हैं। उसके बाद वेरिएबल कॉस्टिंग। वेरिएबल कॉस्टिंग क्या है, इसमें प्रोडक्शन कॉस्ट में हम डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड वेरिएबल ओवरहेड को ऐड करते हैं। इसमें फिक्स्ड ओवरहेड को ऐड नहीं करते हैं। उसके बाद डिफरेंशियल कोस्टिंग। डिफरेंशियल कोस्टिंग का मीनिंग क्या है, इसको डिफरेंशियल एनालिसिस और इंक्रीमेंटल कोस्टिंग के नाम से भी जाना जाता है। ये एक ऐसी टेक्निक है जो कि मैनेजरियल अकाउंटिंग में यूज की जाती है ताकि आप एनालाइज कर सको जो कॉस्ट और रिवेन्यू के अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन है उसको आप एनालाइज कर सको। इसमें जितने भी डिफरेंट ऑप्शन अवेलेबल है उसका आप कॉस्ट और रिवेन्यू के साथ कंपैरिजन करते हो। इससे डिसीजन मेकिंग में भी हेल्प होती है। इसमें इस चीज़ पर फोकस किया जाता है कि आपके कॉस्ट और रिवेन्यू में क्या डिफरेंस है। उसके बाद एडवांटेजेस ऑफ डिफरेंशियल कोस्टिंग। इसमें सबसे पहला एडवांटेज है फोकस ऑन रिलेवेंट इंफॉर्मेशन। इसमें रिलेवेंट इंफॉर्मेशन पर फोकस किया जाता है कि कौन सा अल्टरनेटिव अवेलेबल है और उस पर खर्चा कितना आ रहा है। इसमें मैनेजर को मोर रिलेवेंट और एक्शनेबल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है ताकि वो सही डिसीजन ले सके। उसके बाद सिंप्लीफाइड डिसीजन मेकिंग। यहाँ पर आप जब दो चीज़ों को कंपेयर करते हो, इसमें किस पर कितना फाइनेंशियल इम्पैक्ट पड़ रहा है, उन सब को देखकर मैनेजर सही से डिसीजन ले सकते हैं। उसके बाद एडजस्ट इन शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग। इसमें ये शॉर्ट टर्म डिसीजन के लिए यूज़फुल है। यहाँ पर इमीडिएट और शॉर्ट लाइव्ड इफेक्ट इन्वॉल्व है, जहाँ पर आपको जल्दी से जल्दी कुछ ले लेना है, जैसे प्राइसिंग डिसीजन या फिर मेक और बाय डिसीजन। उसके बाद डिसएडवांटेज ऑफ डिफरेंशियल कोस्टिंग। इसमें सबसे पहला है इग्नोर लॉन्ग टर्म इफेक्ट। इसमें लॉन्ग टर्म का इफेक्ट इग्नोर हो जाता है क्योंकि जो चीज़ आज आपको बेटर लग रही है हो सकता है फ्यूचर में ना लगे। इसमें यह देखा जाता है कि फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू कौन सी चीज़ हमारे लिए बेनिफिशियल है। उसके बाद एज्यूम ऑल अदर फैक्टर रिमेन कांस्टेंट। इसमें एज्यूम किया जाता है कि जितने भी फैक्टर्स हैं वो सभी कांस्टेंट हैं। इसमें हर एरिया में चेंज होता है और हर चीज़ में इफेक्ट पड़ता है और उसका रिफ्लेक्शन भी होता है। उसके बाद रिलीज ऑन एक्यूरेट डाटा एंड अजम्पशन। इसमें आप जो अंडरलाइन डाटा और अजम्पशन यूज करते हो एनालाइज करने में वो इनकम्प्लीट रह जाता है। और इसमें डिफरेंशियल कोस्टिंग एक्यूरेट और रिलायबल डाटा को हैवीली रिलाइज करता है। उसके बाद मार्जिनल कोस्टिंग। मार्जिनल कोस्टिंग जो है वो एब्जॉर्प्शन कोस्टिंग का अल्टरनेटिव है। इसको वेरिएबल कोस्टिंग और डायरेक्ट कोस्टिंग के नाम से भी जाना जाता है। इसमें सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट को चार्ज किया जाता है और फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को प्रोडक्ट पर डायरेक्टली चार्ज नहीं किया जाता। उन्हें प्रॉफिट और लॉस अकाउंट पर डायरेक्टली चार्ज किया जाता है। इसमें स्टॉक वैल्यूएशन में फिक्स्ड कॉस्ट को कंसीडर्ड नहीं किया जाता, सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट को कंसीडर्ड किया जाता है। इसमें जितनी भी नॉन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होती है उन्हें पीरियड कॉस्ट कंसीडर्ड किया जाता है। इसमें एक एडिशनल यूनिट बनाने में जो एडिशनल खर्चा आता है उसे मार्जिनल कॉस्ट कहते हैं। और जितनी भी डायरेक्ट कॉस्ट और वेरिएबल ओवरहेड है उनके सम को मार्जिनल कॉस्ट कहते हैं।
एक यूनिट की जो मार्जिनल कॉस्ट होती है वो फिक्स्ड रहती है, वो कभी भी चेंज नहीं होती। जो टोटल मार्जिनल कॉस्ट है वो चेंज होती है। उसके बाद कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस। कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस क्या है? कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस जो है वो प्रॉफिट प्लानिंग का एक इम्पोर्टेंट टूल है। ऑर्गेनाइजेशन ने अपना जो भी टारगेट प्रॉफिट सेट किया है उस गोल को अचीव करने में कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस काफ़ी हेल्प करता है। इसमें वो पॉइंट जहाँ पर बिजनेस को ना प्रॉफिट हो रहा है और ना लॉस हो रहा है, उस पॉइंट को अचीव करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन को कितना प्रोडक्शन करना पड़ेगा और कितनी सेल करनी पड़ेगी, ये भी हम कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस में देखते हैं। इसमें हम एक प्रोजेक्टेड सेल्स वॉल्यूम से प्रॉफिट का अमाउंट निकाल सकते हैं। कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस एक मैनेजमेंट टूल है जिससे हम प्रॉफिट प्लानिंग के जितने भी वेरियस इंग्रेडिएंट हैं उनके बीच रिलेशनशिप निकाल सकते हैं। इसमें किसी भी प्रोडक्ट की कॉस्ट, उसका सेलिंग प्राइस और उसका वॉल्यूम क्या है, ये सभी इंग्रेडिएंट इसमें इंक्लूड हैं। उसके बाद प्रॉफिट प्लानिंग क्या है? इसमें जो प्रॉफिट प्लानिंग है वो बैलेंस शीट मैनेजमेंट को इन्वॉल्व करता है। और इसमें जो इनकम है वो कैसे राइज होंगे, इसमें बैंक को इनकम राइज होने के 3 सोर्सेज हैं, जिसमें पहला इंटरेस्ट इनकम है, दूसरा फी बेस्ड इनकम है और तीसरा ट्रेजरी इनकम है। इंटरेस्ट इनकम क्या है? जो इंटरेस्ट इनकम है वो लैंडिंग करने से और सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करने से ड्राइव होता है। कुछ कंट्री में बैंक को अपना सर्टेन अमाउंट सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करना मैंडेटरी होता है। इंडिया में बैंक को एसएलआर में इन्वेस्ट करके रखना होता है। इसमें एनपीए का प्रॉफिटेबिलिटी पर 2 फोल्ड इफेक्ट होता है। एक तो इनकम का रिडक्शन होता है और दूसरा एडिशनल कैपिटल की जो है वो ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद फ़ी बेस्ड इनकम में बैंक जो सर्विस चार्जेस लेती है अपने प्रोडक्ट के ऊपर, उसी को फ़ी बेस्ड इनकम कहते हैं। आजकल बैंक अदर फाइनेंशियल प्रोडक्ट में भी क्रॉस सेलिंग कर रही है, जैसे कि इंश्योरेंस पॉलिसी और म्यूचुअल फंड। इसके ऊपर भी बैंक को अच्छा कमीशन मिलता है। इसमें फ़ी बेस्ड इनकम इंक्रीज होने के साथ साथ ऑपरेशनल रिस्क भी एसोसिएटेड होगा। उसके बाद ट्रेजरी इनकम। ट्रेजरी इनकम जो है वो ट्रेडिंग से ड्राइव होता है। इसमें बैंक सिक्योरिटी, इक्विटी, फॉरेन एक्सचेंज, कमोडिटी एंड डेरिवेटिव में इन्वेस्ट करती है और फिर उससे प्रॉफिट मेकिंग करती है। उसके बाद ब्रेक इवन एनालिसिस। ये एक ऐसी टेक्निक है जिसके हेल्प से कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस किया जाता है। कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस एक ब्रॉड कंसेप्ट है, लेकिन ब्रेक इवन एनालिसिस एक टेक्निक है जो कि कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस के बीच में रिलेशनशिप फाइंड आउट करती है। इसमें वो लेवल ऑफ एक्टिविटी फाइंड आउट करने में हेल्प करता है जिसमें ऑर्गेनाइजेशन को ना प्रॉफिट हो और ना लॉस हो। जो टोटल कॉस्ट है वो टोटल सेल्स के इक्वल होती है। इसमें एनी लेवल ऑफ एक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन में कितना प्रोबेबल प्रॉफिट होगा वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। इसमें कुछ बेसिक टर्म्स इंक्लूड हैं, जैसे कंट्रीब्यूशन। इसमें सेलिंग प्राइस वेरिएबल कॉस्ट से ज़्यादा होता है। इसमें जो फॉर्मूला है वो कंट्रीब्यूशन इक्वल होता है सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट, और दूसरा इसमें कंट्रीब्यूशन इक्वल होता है फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। उसके बाद इसमें जो दूसरी टर्म है वो प्रॉफिट या फिर वॉल्यूम रेशो, जिसको P/V रेशो भी कहते हैं। इसमें कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑपरेशन है वो कितना प्रॉफिटेबल है उसको हम देखते हैं। P/V रेशो से हम कंट्रीब्यूशन और सेल्स के बीच में भी रिलेशनशिप फाइंड आउट कर सकते हैं। इसमें जो फॉर्मूला है वो P/V रेशो का वो इक्वल है कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय सेल्स। इसमें जो कंट्रीब्यूशन है वो सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट के इक्वल होता है। उसके बाद इसमें जो दूसरा फॉर्मूला वो P/V रेशो का इक्वल होता है 1 माइनस वेरिएबल कॉस्ट डिवाइड बाय सेल्स। उसके बाद ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट क्या है? ये वो पॉइंट है जो टोटल कॉस्ट और टोटल सेल को इक्वल डिवाइड करता है, जिस पर ऑर्गेनाइजेशन को ना प्रॉफिट हो और ना ही लॉस हो। इसमें बिजनेस की जितनी इनकम होगी उतना ही खर्चा भी होगा। अगर ऑर्गेनाइजेशन ब्रेक इवन पॉइंट से ज़्यादा प्रोडक्शन करती है तब ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट होगा। अगर ऑर्गेनाइजेशन ब्रेक इवन पॉइंट से कम प्रोडक्शन करती है तब ऑर्गेनाइजेशन को लॉस होगा। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले भी हैं। इसमें ब्रेक इवन पॉइंट का पहला फार्मूला है, ये इस इक्वल होता है फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट के। उसके बाद ब्रेक इवन पॉइंट का दूसरा फार्मूला जो कि इक्वल होता है फिक्स्ड कॉस्ट
डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट मल्टीप्लाई बाय सेलिंग प्राइस पर यूनिट। इसके बाद जो इसका तीसरा फॉर्मूला है, ब्रेक इवन पॉइंट इक्वल होता है फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइड बाय टोटल कंट्रीब्यूशन मल्टीप्लाई बाय टोटल सेल्स। इसमें ऑर्गेनाइजेशन ने पहले से ही सोच रखा है कि हमें इतने का प्रॉफिट चाहिए, तो उस प्रॉफिट को अचीव करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन को कितने यूनिट का प्रोडक्शन करना पड़ेगा या फिर ऑर्गेनाइजेशन को कितने की सेल्स करनी पड़ेगी, उसको हम दो फार्मूलों से फाइंड आउट कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले है यूनिट फॉर डिजायर्ड प्रॉफिट, जो कि इक्वल होता है फिक्स्ड कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। और इसमें दूसरा फार्मूला है सेल्स फॉर डिजायर्ड प्रॉफिट, जो कि इक्वल होता है फिक्स्ड कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट डिवाइड बाय P/V रेशो। उसके बाद इसमें मार्जिनल ऑफ सेफ्टी को निकालने के भी फॉर्मूले हैं। इसमें पहला फॉर्मूला है मार्जिनल ऑफ सेफ्टी, जो इक्वल होता है टोटल सेल्स माइनस ब्रेक इवन एनालिसिस। उसके बाद दूसरा फॉर्मूला जो है मार्जिन ऑफ सेफ्टी जो है वो इक्वल होता है नेट प्रॉफिट डिवाइड बाय P/V रेशो। इसमें अगर मार्जिन ऑफ सेफ्टी की वैल्यू ज़्यादा है तो ऑर्गेनाइजेशन ये शो करता है कि वो साउंड पोजीशन पे है, वो स्टेबल है। इसमें अगर थोड़ी सेल्स कम भी हो गई तब भी ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट अर्न कर लेगी, लेकिन मार्जिन ऑफ सेफ्टी की वैल्यू हमेशा ज़्यादा ही होनी चाहिए। उसके बाद डिफरेंट सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, जो सोर्सेज है फाइनेंस के वो 3 कैटेगरी में डिवाइड किए गए हैं। सबसे पहला शॉर्ट टर्म, दूसरा मीडियम टर्म, तीसरा लॉन्ग टर्म। तो पहले जो शॉर्ट टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस हैं, इसमें हम 1 साल तक के लिए फंड ले सकते हैं। इसमें सबसे पहले ट्रेड क्रेडिट, इसमें हम जिनसे भी ट्रेड कर रहे हैं, जैसे हम सप्लायर से रॉ मटेरियल ले लेते हैं और इसकी पेमेंट हम फ्यूचर में करेंगे तो ये ट्रेड क्रेडिट में आता है। उसके बाद इंस्टॉलमेंट क्रेडिट, इसमें अपने सप्लायर से जो रॉ मटेरियल ले रखा है उसकी पेमेंट हम इंस्टॉलमेंट में करते हैं। उसके बाद एक्रूड एक्सपेंस, इसमें भी हम सप्लायर से रॉ मटेरियल ले लेते हैं और इसकी पेमेंट फ्यूचर में कभी भी कर सकते हैं। उसके बाद डेफर्ड इनकम, इसमें इनकम हमको पहले ही रिसीव हो चुकी है और प्रोडक्ट की डिलीवरी बाद में करेंगे। उसके बाद कमर्शियल पेपर, यह एक प्रोमिसरी नोट है और मनी मार्केट का एक इंस्ट्रूमेंट भी है, इसको कंपनी के द्वारा इशू किया जाता है। उसके बाद सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, इसमें न्यू एंटरप्रेन्योर बैंक में अमाउंट डिपॉजिट कर देता है और बैंक से एक सर्टिफिकेट इशू करवा देता है कि बैंक के पास कुछ अमाउंट डिपॉजिट है और वो इस अमाउंट को ट्रेड करने के लिए यूज कर सकता है। उसके बाद बैंक फाइनेंस, ये सबसे कॉमन सोर्स है, इसमें हम बैंक से फंड ऑब्टेन करते हैं। उसके बाद मीडियम टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, इसमें उसके बाद इसमें जो दूसरी कैटेगरी है वो मीडियम टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस है। इसमें हम 1 से 5 साल तक के लिए फंड ले सकते हैं। इसमें सबसे पहले है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इसमें कुछ ऐसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैं जैसे LIC, IFCI, IDBI एक्सेट्रा, ऐसे इंस्टीट्यूशन जो कि न्यू एंटरप्राइजेज को फाइनेंस प्रोवाइड करती हैं। उसके बाद कमर्शियल बैंक, इसमें हम पंजाब नेशनल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जैसे बैंक से फाइनेंस ले सकते हैं। उसके बाद पब्लिक डिपॉजिट, इसमें हम पब्लिक से पैसे कलेक्ट करते हैं और इसके थ्रू हम एंटरप्राइज के लिए फंड ले सकते हैं। उसके बाद लीज फाइनेंसिंग, इसमें हम उधार में कोई सामान लेते हैं और उसको यूज करके वापस कर देते हैं। उसके बाद इसमें जो थर्ड कैटेगरी है वो लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस हैं, इसमें हम 5 से भी ज़्यादा साल तक के लिए फंड ले सकते हैं। इसमें सबसे पहले है शेयर्स, इसमें हम शेयर को पब्लिक में सेल कर देते हैं, इससे शेयर होल्डर कंपनी के ओनर हो जाते हैं। उसके बाद डिबेंचर्स, इसमें हम डिबेंचर को भी इशू कर सकते हैं, इसके द्वारा हम लॉन्ग टर्म फंड ले सकते हैं। उसके बाद टर्म लोन, इसमें हम बैंक से काफ़ी लंबे समय तक लोन ले सकते हैं, तो ये भी लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस में आता है। उसके बाद मनी मार्केट, मनी मार्केट क्या है? मनी मार्केट एक ऐसी मार्केट है जहाँ पर शॉर्ट टर्म के लिए मनी की लैंडिंग और बोरिंग होती है। यहाँ शॉर्ट टर्म की डिमांड और सप्लाई को पूरा किया जाता है। यहाँ शॉर्ट टर्म का मतलब है 1 साल से कम पीरियड, जब भी किसी को कम वक्त के लिए पैसे की ज़रूरत पड़ती है तो वो मनी मार्केट में आता है। मनी मार्केट हमारे इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम का इम्पोर्टेंट सेगमेंट है। इंडिया में मनी मार्केट को RBI रेगुलेट करता है। उसके बाद मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स,
इसमें सबसे पहले है कॉल मनी मार्केट। ये अनसिक्योर्ड मार्केट होती है, इसको इंटर बैंक कॉल मार्केट भी कहते हैं। इसमें जैसे एसबीआई ने जब पंजाब नेशनल बैंक से पैसा उठाया तो उसने पीएनबी को कोई सिक्योरिटी और कोलेटरल नहीं दिया। ये पूरी तरह से ट्रस्ट बेस्ड ट्रांजैक्शन थी। इस मार्केट में कोई भी ब्रोकर इन्वॉल्व नहीं होता। पहले ये ट्रांजैक्शन टेलीफोन पे कॉल करके होती थी, इसलिए इसका नाम कॉल मनी मार्केट रखा। कॉल मनी मार्केट में जिन बैंक को फंड की शॉर्टेज होती है वो डिमांड साइड पर आ जाते हैं, और जिन बैंक के पास फंड सरप्लस में पड़े होते हैं वो सप्लाई साइड पर आ जाते हैं। इसमें सबसे पहले कॉल मनी, अगर किसी बैंक को एक दिन के लिए फंड की ज़रूरत पड़ती है और उसको एक दिन के लिए उधार में दे दिया जाए तो वो कॉल मनी में आता है। उसके बाद नोटिस मनी, इसमें जब पैसा एक दिन से 14 दिन तक के लिए लैंड होता है तो उसे नोटिस मनी बोलते हैं। उसके बाद टर्म मनी, इसमें जब पैसा 15 दिन से 1 साल तक के लिए लैंड होता है तो उसे टर्म मनी बोलते हैं। उसके बाद ट्रेजरी बिल, इसमें जो मनी मार्केट का दूसरा इंस्ट्रूमेंट है वो ट्रेजरी बिल है। इसमें गवर्नमेंट की शॉर्ट टर्म फंडिंग की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए ट्रेजरी बिल को इशू किया जाता है। गवर्नमेंट को अपने डे टू डे एक्सपेंसेस को पूरा करने के लिए पैसे की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन गवर्नमेंट के रिवेन्यू और एक्सपेंडिचर में थोड़ा गैप होता है। इस गैप को पूरा करने के लिए गवर्नमेंट मार्केट से थोड़ा पैसा रेज करती है। उसके बाद ट्रेजरी बिल इशू करती है। ट्रेजरी बिल को 3 टेंडर के लिए इशू किया जाता है। एक तो 91 डेज, दूसरा 182 डेज और तीसरा 364 डेज। ट्रेजरी बिल 0 कूपन सिक्योरिटीज़ होती है, इस पर कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता। ये डिस्काउंट प्राइस पर इशू किए जाते हैं और फेस वैल्यू पे रिडीम्ड होते हैं। गवर्नमेंट के बिहाफ पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ट्रेजरी बिल को मार्केट में बेचती है। ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ है, इसलिए ये टोटल रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट होती है। उसके बाद मनी मार्केट का जो तीसरा इंस्ट्रूमेंट वो कमर्शियल पेपर है। ये एक अनसिक्योर्ड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है जो कि प्रोमिसरी नोट की फॉर्म में इशू होता है। जैसे मान लीजिए रिलायंस इंडस्ट्री को 6 महीने के लिए 1000 करोड़ रुपए की रिक्वायरमेंट है, तो उस इंडस्ट्री के ओनर मार्केट में प्रोमिसरी नोट इशू कर देंगे, जिसको हम कमर्शियल पेपर बोलते हैं। कमर्शियल पेपर को 7 दिन से 1 साल तक इशू किया जा सकता है। आजकल कमर्शियल पेपर को डीमेट की फॉर्म में भी परचेज किया जा सकता है, और कमर्शियल पेपर से जनरली कॉरपोरेट पैसा रेज करती है। उसके बाद सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, जो कि मनी मार्केट का 4th इंस्ट्रूमेंट है। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट क्या है? ये इंस्ट्रूमेंट बैंक द्वारा इशू किया जाता है। ये एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता है। इसमें नेगोशिएबल का मतलब है कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक इंस्ट्रूमेंट की ओनरशिप को ट्रांसफ़र किया जा सकता है। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट 7 दिन से 1 साल तक के लिए इशू किए जाते हैं। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट बैंक को पैसा रेज करने के लिए मदद करता है। उसके बाद मनी मार्केट का 5वां इंस्ट्रूमेंट है कमर्शियल बिल। ये एक बिल ऑफ एक्सचेंज होता है जिसे यूज करके कमर्शियल फर्म शॉर्ट टर्म के लिए पैसा रेज करती है। इसमें एक ट्रेड बिल तब कमर्शियल बिल बनता है जब इसे कोई कमर्शियल बैंक एक्सेप्ट कर लेता है। कमर्शियल बिल एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है जिसे सेलर बायर के नाम पर ड्रॉ करता है, जिसकी वैल्यू गुड्स की वैल्यू के बराबर होती है। कमर्शियल बिल को जनरली 90 डेज़ के लिए इशू किया जाता है। कमर्शियल बैंक अपने कस्टमर को क्रेडिट देते हैं इन बिल्स को डिस्काउंट करके, और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी भी कमर्शियल बिल को इशू कर सकता है। उसके बाद मनी मार्केट का 6th इंस्ट्रूमेंट है कोलेटरलाइज्ड बोरोइंग एंड लैंडिंग ओब्लिगेशन। ये भी एक मनी मार्केट का इंस्ट्रूमेंट है। इसे यूज करके मार्केट पार्टिसिपेंट फंड को लैंड और बोरो करते हैं। इसमें जो भी कोलेटरलाइज्ड बोरोइंग एंड लैंडिंग ओब्लिगेशन का मेंबर होगा वही इसमें फंड को लैंड और बोरो कर पाएगा। कोलेटरलाइज्ड बोरोइंग एंड लैंडिंग ओब्लिगेशन को क्लियरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ऑपरेट करता है। इसमें ओवरनाइट से लेकर 1 साल तक के लिए फंड को लैंड और बोरो किया जाता है। इसमें पैसा उधार लेने के लिए कोलेटरल सिक्योरिटी की जरूरत पड़ती है। उसके बाद इसमें जो 7th इंस्ट्रूमेंट है वो रेपो एग्रीमेंट है। ये भी मनी मार्केट का एक इंस्ट्रूमेंट है जिसे यूज करके शॉर्ट टर्म के लिए पैसा लैंड और बोरो किया जाता है। रेपो ट्रांजैक्शन में सिक्योरिटी की परचेज और सेल की जाती है। उसके बाद वर्किंग कैपिटल, इसमें डे टू डे बिजनेस में जितने भी खर्चे हो रहे हैं उनको मीट करने वाली जो कैपिटल हम यूज करते हैं उसको वर्किंग कैपिटल कहते हैं।
इसको शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन भी कहा जाता है। इसमें दो तरीके की वर्किंग कैपिटल होती है, एक तो ग्रॉस वर्किंग कैपिटल और दूसरी नेट वर्किंग कैपिटल। इसमें सभी करंट एसेट के सम को ग्रॉस वर्किंग कैपिटल कहते हैं, और जब हम करंट एसेट में से करंट लायबिलिटीज़ को माइनस करते हैं तो नेट वर्किंग कैपिटल होता है। इसमें टाइम के बेसिस पर दो वर्किंग कैपिटल आती हैं, एक तो परमानेंट वर्किंग कैपिटल जिसकी लिमिटेड लाइफ है और 1 साल से ज़्यादा एग्जिट नहीं कर सकते, लेकिन उसका इन्वेस्टमेंट का कुछ हिस्सा जो कि परमानेंट है उसे परमानेंट वर्किंग कैपिटल कहते हैं। और दूसरी टेम्परेरी वर्किंग कैपिटल की बात करें तो ये एक ऐसी कैपिटल है जिसमें हमें टाइम के साथ बार बार चेंजेस करनी पड़ रही है, उसे हम टेम्परेरी वर्किंग कैपिटल कहते हैं। उसके बाद इसके कुछ फैक्टर्स भी हैं, फैक्टर अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल, जिसमें सबसे पहले है नेचर ऑफ बिजनेस। इसमें अगर आपका बिजनेस बड़ा है या मैन्युफैक्चरिंग है तो आपको ज़्यादा वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आपका बिजनेस सिर्फ ट्रेडिंग का है तो वहाँ आपको वर्किंग कैपिटल की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद चेंज इन टेक्नोलॉजी, इसमें अगर आप अपनी टेक्नोलॉजी में वर्किंग कैपिटल इंप्रूव करना चाहते हो तो यहाँ पर वर्किंग कैपिटल आपको चाहिए। अगर आप टेक्नोलॉजी के चेंज नहीं कर पा रहे, आप वही पुरानी टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं क्योंकि आपको वही बेटर लग रही है, तो उस केस में वर्किंग कैपिटल की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। उसके बाद सीजनल एंड साइक्लिकल फैक्टर, अगर कोई सीज़न चल रहा है तो उस सीज़न में वर्किंग कैपिटल की ज़्यादा ज़रूरत हो जाएगी। अगर कोई सीज़न नहीं है तो फिर वर्किंग कैपिटल की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद लेंथ ऑफ प्रोडक्शन साइकिल, इसमें अगर आपकी प्रोडक्शन साइकिल बहुत ज़्यादा लंबी है और प्रोडक्शन साइकिल का गैप बहुत ज़्यादा है तो प्रोडक्शन करने के लिए आपका पैसा चलता ही जाएगा, तो वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत पड़ेगी। अगर प्रोडक्शन साइकिल की लेंथ कम है तो वर्किंग कैपिटल की भी कम ज़रूरत पड़ेगी। उसके बाद अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट, इसमें अगर फर्म के पास गुड क्रेडिट फैसिलिटी है जो बैंक के साथ है तो वो आपको लोन दवा देगा, जिससे आपके पास सफिशिएंट लोन होगा तो वर्किंग कैपिटल बढ़ जाएगी। अगर किसी बिजनेस की क्रेडिट फैसिलिटी इतनी अच्छी नहीं है तो बैंक उसे लोन नहीं देगा, तो फिर उसके पास वर्किंग कैपिटल भी कम हो जाएगी। उसके बाद पेइंग हैबिट ऑफ कस्टमर, इसमें अगर कस्टमर को आपने क्रेडिट दे दिया और वो बंधा हुआ है कि उसने लेट पैसे देने हैं, आपने अपने कस्टमर को कह दिया कि जब मर्जी हो तब दे देना, या फिर आपने उसे कहा कि मुझे अभी चाहिए लेकिन वो फिर भी लेट दे रहा है, तो इससे आपकी वर्किंग कैपिटल कम हो जाएगी। उसके बाद ग्रोथ एंड एक्सपेंशन, अगर आपका बिजनेस ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो करना चाहता है तो आपके बिजनेस का वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत पड़ेगी और आपको ज़्यादा वर्किंग कैपिटल चाहिए होगी। आजकल हर कोई अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहता है तो उस केस में ज़्यादा वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत पड़ेगी। उसके बाद वर्किंग कैपिटल फाइनेंस क्या है, इसमें एक तो शॉर्ट टर्म फाइनेंस होता है और इसमें जो दूसरा है वो लॉन्ग टर्म फाइनेंस होता है। शॉर्ट टर्म फाइनेंस एक ऐसा फाइनेंस होता है जिसमें आप 1 साल से कम के लिए फाइनेंस कराते हैं, और लॉन्ग टर्म फाइनेंस में आप 1 साल से ज़्यादा के लिए फाइनेंस करवाते हैं। उसके बाद वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट पॉलिसी, इसमें वर्किंग कैपिटल एक ऐसी पॉलिसीज़ को फॉर्मुलेट करता है जो कि किसी बिजनेस में वर्किंग कैपिटल को कैसे मैनेज और हैंडल करता है। इसमें वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट ने 3 पॉलिसीज़ को अडॉप्ट किया है। इसमें सबसे पहले है कंजर्वेटिव, इसमें हमने वर्किंग कैपिटल को फाइनेंस कराने के लिए हम लॉन्ग टर्म सोर्स से करें या फिर शॉर्ट टर्म सोर्स से करें, हम जिस भी सोर्स से वर्किंग कैपिटल को फाइनेंस करेंगे उसके लिए हमने कंजर्वेटिव अप्रोच को अडॉप्ट किया है। इसमें फिक्स्ड एसेट, परमानेंट वर्किंग कैपिटल और पोर्शन ऑफ वेरिएबल कैपिटल को हम लॉन्ग टर्म सोर्सेज से फाइनेंस कराएंगे, और सीजनल रिक्वायरमेंट वर्किंग कैपिटल को हम शॉर्ट टर्म सोर्स से फाइनेंस कराएंगे। उसके बाद मॉडरेट, इसमें जो परमानेंट और फिक्स्ड पोर्शन है वर्किंग कैपिटल का उसको लॉन्ग टर्म सोर्सेज से फाइनेंस करवाएंगे, और जो वेरिएबल और टेम्परेरी पोर्शन है वर्किंग कैपिटल का उसको शॉर्ट टर्म सोर्सेज से फाइनेंस करवाएंगे। उसके बाद इसमें जो तीसरी पॉलिसी है वो एग्रेसिव है, इसमें परमानेंट और टेम्परेरी दोनों को शॉर्ट टर्म सोर्सेज से फाइनेंस करवाएंगे। उसके बाद वर्किंग कैपिटल असेसमेंट, इसमें सबसे पहले ऑपरेटिंग साइकिल मेथड,
इसमें हम देखते हैं कि पूरे बिजनेस साइकिल को कंप्लीट करने के बाद कितने समय में हमारा जो कैश है वो वापस कैश में कन्वर्ट हो जाता है। इसमें सबसे पहले आप रॉ मटेरियल खरीदते हैं, उसको खरीदने के लिए आपको कैश की ज़रूरत होती है। रॉ मटेरियल खरीदने के बाद वो वर्क इन प्रोग्रेस में चला जाता है। वर्क इन प्रोग्रेस के बाद वो फिनिश गुड्स में चले जाते हैं। फिर फिनिश गुड्स आपके इमीडिएटली सेल्स नहीं होते। जो भी रिटेलर होते हैं वो आपसे फिनिश गुड्स को उधार में ख़रीद लेंगे और पैसा बाद में देंगे। तो इसमें सेल्स इमीडिएटली नहीं होती, उसके बाद आपको काफ़ी टाइम के बाद पैसा मिलता है। तो आपका कैश जो है उसको कैश में कन्वर्ट होने में टाइम लगता है। उसके बाद इसमें जो दूसरा मेथड है वो ड्रॉइंग पावर मेथड है। ये स्पेशली कैश क्रेडिट अकाउंट के अंदर एप्लीकेबल होता है। यह आपका मैक्सिमम अमाउंट होता है जिसको आप एक पर्टिकुलर पीरियड में, मंथ या फिर क्वार्टर में विड्रॉ कर सकते हो। जिस भी हिसाब से आपकी ड्राइंग पावर कैलकुलेट हो रही है उस हिसाब से आप इसको विड्रॉ कर सकते हो। उसके बाद थर्ड मेथड है टर्नओवर मेथड। इस मेथड को नायक कमेटी ने रिकमेंड किया था। अगर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के लिए 5 करोड़ वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है और अदर इंडस्ट्री के लिए 1 करोड़ वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है तो ये मेथड यूज किया जाता है। इसमें आप एजम्पशन लेते हैं कि 1 साल में आप 4 ऑपरेटिंग साइकिल चला लेंगे। इसमें अगर बैंक ने आपकी वर्किंग कैपिटल लिमिट असाइन कर दी तो आप उससे ज़्यादा पैसे नहीं निकाल सकते। इसमें बैंक अपने आप को सेटिस्फाई करता है कि जो आपने प्रोजेक्टेड टर्नओवर दिया है वो सही है कि नहीं। वो अपने पिछले 2 साल के सेल फिगर चेक करेगा और ग्रोथ रेट देखेगा। इसमें जो ग्रोथ रेट है वो 25% तक एग्री कर देगा। अगर आप ज़्यादा ग्रोथ चाहते हैं तो आपको बैंक को सेटिस्फाई करना पड़ेगा। उसके बाद इसमें जो फोर्थ मेथड है वो मैक्सिमम परमिसिबल बैंक फाइनेंस मेथड है। इसमें अगर बैंक को कंपनी के लिए वर्किंग कैपिटल असाइन करनी है तो सबसे पहले वो उसके करंट एसेट कैलकुलेट करता है, फिर उसकी करंट लाइबिलिटीज़ को कैलकुलेट करता है। मैक्सिमम परमिसिबल बैंक फाइनेंस में हम टोटल करंट लाइबिलिटीज़ को नहीं, अदर करंट लाइबिलिटीज़ को देखते हैं। इसमें मार्जिन को आपको लॉन्ग टर्म फंड से अरेंज करना होता है और इसको आप इक्विटी के साथ भी अरेंज कर सकते हो। इसमें ये था मैक्सिमम परमिसिबल बैंक फाइनेंस मेथड, जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट मेथड है। उसके बाद कैश बजट मेथड। इसमें मान लीजिए कोई कंस्ट्रक्शन कंपनी है और उसको किसी बैंक से अपनी वर्किंग कैपिटल असाइन करवानी है। जो कंस्ट्रक्शन कंपनी है वो एक सीजनल या साइक्लिकल इंडस्ट्रीज़ है जहाँ पर आपको ऑर्डर तो एक साथ आ सकते हैं, किसी महीने आपको ज़्यादा ऑर्डर भी आ सकते हैं। उनकी जो पेमेंट है, जो कैश रियलाइजेशन है वो धीरे धीरे होगा। आपको कैश की रिक्वायरमेंट किस महीने ज़्यादा हो सकती है, हो सकता है आपको एक्रूड सैलरी देनी पड़े, तो कुछ महीने हो सकता है आपकी पेमेंट ज़्यादा हो और कैश सफिशिएंट ना हो। तो ऐसी सीजनल और साइक्लिकल इंडस्ट्रीज़ के लिए आपका कैश बजट मेथड यूज होता है। इसमें आपके प्रोजेक्टेड कैश फ्लो देखे जाते हैं कि किस महीने में कितना कैश आ रहा है और इसमें आपके करंट एसेट और करंट लाइबिलिटीज़ की हेल्प से वर्किंग कैपिटल को कैलकुलेट नहीं किया जाता। इसमें बैंक आपसे पिछले 1 साल के एक्चुअल कैश फ्लो स्टेटमेंट मांगता है और फ्यूचर के 1 साल के प्रोजेक्टेड कैश फ्लो स्टेटमेंट मांगता है। इसमें आपकी वर्किंग कैपिटल लिमिट कैश पीरियड के हिसाब से असाइन होती है। इसमें कैश डेफिसिट पीक जहाँ पर होगा वहीं पर आपकी वर्किंग कैपिटल लिमिट मान ली जाती है। उसके बाद कैपिटल बजटिंग। कैपिटल बजटिंग क्या है? ये इन्वेस्टमेंट डिसीजन का एक पार्ट है जिसके अंदर फर्म ने जो पैसे इकट्ठे किए हैं उसको वह आगे इन्वेस्ट करने की सोचती है और कैपिटल बजटिंग डिसीजन लॉन्ग टर्म के लिए है। इसके अंदर कंपनी ये देखती है कि किसी फिक्स्ड एसेट या प्रोजेक्ट के अंदर पैसा लगाना हमारे लिए फीजिबल या वाइबल है भी या नहीं। कैपिटल बजटिंग डिसीजन का जो इफ़ेक्ट है वो लॉन्ग टर्म के लिए है। इसके अंदर बहुत ज़्यादा अमाउंट में पैसा लगाना होता है। इसमें अगर एक बार आपने कैपिटल बजटिंग का डिसीजन ले लिया तो उसको आप बदल नहीं सकते। उसके बाद इसमें जो न्यू यूनिट होती है उसको ये डिसीजन लेना होता है कि सबसे पहले कौन सा प्लांट इंस्टॉल करे और फिर कैपेसिटी यूटिलाइजेशन क्या होनी चाहिए और मेन यूनिट के साथ उसकी एंसिलरी यूनिट को भी सेटअप करना है या नहीं। तो ये सब न्यू यूनिट में आता है। और इसमें जो एग्जिस्टिंग यूनिट होती है उसमें जैसे आपने कोई मशीन परचेज़ की
और उसकी इकोनॉमिक लाइफ 10 ईयर्स की है। जब 10 साल कंप्लीट हो जाएंगे तो उसके बाद आप पुरानी मशीन की जगह न्यू मशीन ले आओगे, उसको रिप्लेसमेंट डिसीजन बोलते हैं। अगर पुरानी मशीन की इकोनॉमिक लाइफ पेंडिंग है और फिर भी आप एक नई मशीन ले आए, टेक्नोलॉजी के साथ आप नई मशीन ले आए, तो उसको हम मॉडर्नाइजेशन डिसीजन बोलते हैं। उसके बाद कैपिटल बजटिंग डिसीजन। इसमें जो कैपिटल बजटिंग डिसीजन, अगर आपने 3 प्रोजेक्ट में से किसी एक प्रोजेक्ट को सिलेक्ट कर लिया और बाकी 2 प्रोजेक्ट अपने आप रिजेक्ट हो जाएंगे, तो म्यूचुअल एक्सक्लूसिव डिसीजन में आते हैं। उसके बाद एक्सेप्ट रिजेक्ट डिसीजन में हम उनको सिलेक्ट करते हैं, जैसे 3 प्रोजेक्ट हैं और उनमें से किसी भी इसमें जो 3 प्रोजेक्ट है और उनमें से जिसके भी अच्छे डिसीजन हैं हम उनको सिलेक्ट करेंगे। जब किसी फर्म के पास फंड की शॉर्टेज होती है और जितनी आपकी कैपेसिटी है उसके अंदर जो भी आ सकता है उसको सिलेक्ट कर लेंगे और बाकी को छोड़ देंगे, तो ये कैपिटल रीजनिंग में आता है। उसके बाद कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स। कैपिटल बजटिंग की कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट टेक्निक्स हैं। इसमें सबसे पहले मॉडर्न टेक्निक्स। इसको मॉडर्न टेक्निक इसलिए कहा गया है क्योंकि हम इसमें टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर करते हैं। मनी की जो वैल्यू होती है वो टाइम के अकॉर्डिंग डिफर होती है। इसको डिस्काउंटेड कैश फ्लो टेक्निक भी कहा जाता है। इसमें इंक्लूड है नेट प्रेजेंट वैल्यू, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न और प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। उसके बाद ट्रेडिशनल टेक्निक। इसमें हम टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर नहीं करते। इसमें जो इंक्लूड है वो पे बैक पीरियड और अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न, ये टेक्निक्स इसमें इंक्लूड हैं। तो अभी हम इन टेक्निक्स को एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले नेट प्रेजेंट वैल्यू। इसमें प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो के बीच डिफरेंस को नेट प्रेजेंट वैल्यू कहा गया है। अगर बिजनेस में इन्वेस्ट करने के बाद हमें रिटर्न ज़्यादा मिल रहा है तो हम उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। इसमें अगर बिजनेस में इन्वेस्ट करने के बाद रिटर्न इक्वल आ रहा है तो इसमें आप खुद से डिसीजन ले सकते हैं कि इसको आपको एक्सेप्ट करना है या नहीं। उसके बाद इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। इसमें हम प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो को प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो के साथ इक्वल करते हैं। इक्वल करने से हमें ये पता चल जाता है कि किस रेट से हमारे बिजनेस में पैसे बढ़ रहे हैं। इसमें अगर आपको अपनी कॉस्ट से ज़्यादा रिटर्न मिल रहा है तो आप प्रोजेक्ट को सेट कर लोगे। अगर आपकी कॉस्ट और रिटर्न इक्वल है तो इसमें आपकी चॉइस है, आप प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट भी कर सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। उसके बाद प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। इसमें किसी प्रोजेक्ट के प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो के रेशो को प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स कहा गया है। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो को इनिशियल इन्वेस्टमेंट भी कहा जाता है। उसके बाद पे बैक पीरियड। इसमें जो भी मनी आपने इन्वेस्ट किया है वो कितने टाइम में आपको रिटर्न होकर वापस मिल रहा है उसे पे बैक पीरियड कहते हैं। इसमें अगर पे बैक पीरियड स्टैंडर्ड पे बैक पीरियड से कम है तो आप प्रोजेक्ट को सेट कराएंगे। इसमें हमेशा शॉर्टेस्ट पे बैक पीरियड को ही प्रेफर करेंगे। उसके बाद अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न। अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न क्या है? ये मेथड अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन यूज करता है जो हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट से अवेलेबल होती हैं और इससे हमें अपने इन्वेस्टमेंट प्रपोजल की प्रॉफिटेबिलिटी पता लग जाती है। इसमें अगर अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न ज़्यादा है मिनिमम रेट से तो हम प्रोजेक्ट को सेट करेंगे। तो यही है अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न। तो ये थे मैनेजमेंट अकाउंटिंग के कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर देना और इसे अपने दोस्तों के पास शेयर करना। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी मिलता हूँ आपसे फिर नई वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे सभी को।